नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर का सच स्पेशल कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के बारे में और जानेंगे कि कैसे शांत होगा ये युद्ध। दोस्तों, सोवियत संघ के विघटन के दौरान जो देश रूस से अलग हुए थे उनमें से एक यूक्रेन भी था। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले काफी महीनों से जो तनाव का माहौल बना हुआ था वो अब युद्ध में बदल चुका है। रूसी राष्ट्रपति ने युद्ध का ऐलान उस वक्त किया जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक आपात बैठक में रूस को संयम बरतने को कहा था। Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. इस समय यूक्रेन में मिसाइलों से लेकर बम के धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। रूसी टैंक भी यूक्रेन में दाखिल हो चुके हैं। यूक्रेन का लगभग हर शहर जंग की चपेट में है। रूस ने यूक्रेन की सीमा और अंदर 2 लाख सैनिकों को तैनात किया हुआ है और वहीं यूक्रेन ने भी अपनी सीमा पर लगभग अपनी आधी सेना को लगा दिया है। रूस की सेना ने यूक्रेन के सैन्य और हवाई अड्डों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए कहा है कि यूक्रेन की सेना हथियार डाल दे और वापस लौट जाए। ये कदम हमने आत्मरक्षा के लिए उठाया है। कई हफ्तों से चल रहे दोनों देशों के बीच विवाद को खत्म करने के लिए अब तक की सभी बैठकें और शांति वार्ताएं नाकाम रही। अमेरिका के हस्तक्षेप करने के बाद भी दोनों देशों के बीच तनातनी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। यूक्रेन रूस युद्ध का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। युद्ध के हालात में कई भारतीय भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय यूक्रेन से छात्रों सहित लगभग 18,000 भारतीयों को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन में हवाई क्षेत्र बंद है, इसलिए भारतीय नागरिकों को पोलैंड के मार्ग से निकालने के लिए व्यवस्था की जा रही है। भारत में यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर आइगोर पोलिखा ने गुरुवार को कहा कि अपने देश में रूस की सैन्य कार्रवाई को लेकर भारत के रुख से वो काफी नाखुश है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद राजदूत आइगोर पोलिखा ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में दखल देने की मांग की थी। आपको बता दें कि पुतिन अपने बयानों में कई बार यूक्रेन को एक राष्ट्र मानने से भी इनकार कर चुके हैं। पुतिन यूक्रेन को एक स्वतंत्र राज्य के बजाय रूस के एक प्रभाव क्षेत्र के हिस्से के रूप में देखते हैं। इसके अलावा पुतिन यूक्रेन का उपयोग पश्चिमी शक्तियों द्वारा रूस पर लगाए प्रतिबंध हटाने के लिए भी करना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के क्या कारण रहे। रूस ने लंबे समय से यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन, नेटो और अन्य यूरोपीय संस्थाओं के साथ करीबी का विरोध किया है। हालिया घटनाक्रमों के पीछे पुतिन का तर्क है कि यूक्रेन पूर्ण रूप से कभी एक देश था ही नहीं। उन्होंने यूक्रेन पर पश्चिमी देशों की कठपुतली बनने का भी आरोप लगाया है। पुतिन ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं हो पाए। इसके लिए वो यूक्रेन और अन्य पश्चिमी देशों से गारंटी चाहते हैं तथा उनकी मांग है कि यूक्रेन अपना सैन्यकरण बंद करे और किसी गुट का हिस्सा न बने। सोवियत संघ का हिस्सा रहने की वजह से यूक्रेन का रूसी समाज और संस्कृति से गहरा लगाव रहा है। वहाँ रूसी भाषा बोलने वालों की संख्या भी अच्छी खासी है। 2014 के हमले के बाद से दोनों देशों के रिश्ते काफी खराब हुए हैं। 2014 में रूस समर्थक माने जाने वाले यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। पुतिन यूक्रेन के नाटो में शामिल होने से चिंतित है। पुतिन को ये चिंता सता रही है कि अगर यूक्रेन नाटो से जुड़ जाता है तो रूस पूरी तरह इसके देशों से घिर जाएगा और उसे ये गवारा नहीं। पुतिन का तर्क है कि यूक्रेन नाटो में जाता है तो भविष्य में नाटो देश की मिसाइलें यूक्रेन की धरती पर फिट की जा सकेंगी, जो रूस के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। आइए रूस और यूक्रेन के आपसी संबंधों के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। दरअसल दोस्तों, पहले रूस और यूक्रेन एक दूसरे के सहयोगी देश थे। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन को स्वतंत्रता मिली थी। यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। सन 2014 में रूस ने यूक्रेन के एक हिस्से क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद से ही दोनों देशों के बीच विवाद
विवाद शुरू हो गए। इस घटना के बाद से ही यूक्रेन पश्चिमी यूरोप के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। यही वजह है कि यूक्रेन रूस और पश्चिमी देशों की खींचतान के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ यूक्रेन अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए नाटो देश में शामिल होना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस को ऐसा कतई मंजूर नहीं, क्योंकि नाटो रूस का विरोधी गुट है। आइए जानते हैं नाटो या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक सैनिक गुट है जो विश्व भर में नाटो के नाम से जाना जाता है। नाटो रूस के विरोध देशों का एक गुट माना जाता है। ये ऐसे देशों का समूह है जो एकजुट होकर रूस से स्वयं की आत्मरक्षण करना चाहते हैं। नाटो का ये नियम है कि नाटो के सदस्य देश पर यदि कोई अन्य देश हमला करता है तो वो नाटो के सभी देशों पर हमला माना जाता है, जिसका जवाब सभी देश मिलकर देते हैं। इस ग्रुप में 30 देश शामिल हैं। बीते शनिवार को यूक्रेन ने की रूस से बात करने की पेशकश। यूक्रेन संकट पर चीन ने शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत की, जिसके बाद जानकारी आ रही है कि पुतिन यूक्रेन से बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब थम सकती है। इस समय पूरा विश्व रूस के यूक्रेन से युद्ध करने को लेकर कड़ी निंदा कर रहा है। क्या जमीनी विवाद और अहंकार के चलते करोड़ों लोगों का नरसंहार करना जायज है? आइए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझते हैं कि विश्व में शांति कैसे स्थापित होगी और तृतीय विश्व युद्ध के आसार कैसे समाप्त होंगे। जमीनी विवाद अहंकार, शक्ति व धन युक्त और नरसंहार का कारण बनते हैं, जिसका उदाहरण हम महाभारत के रूप में भी देख चुके हैं, जब दुर्योधन ने कहा था, मैं इन पांडवों को सुई की नोक जितना जमीन भी नहीं दूंगा। अधिक शक्तिशाली और सर्वे सर्वा बनने की चाहत में व्यक्ति नरसंहार को भी अनदेखा कर देता है। क्या आपने कभी विचार किया है कि आखिर युद्ध करने की प्रेरणा व्यक्ति को कहां से प्राप्त होती है? कबीर साहिब जी कहते हैं, तीर तुपक सो जो लड़े, सो तो सूरा नाही, सूरा सोई सराहिए, बाटी बाटी धन खाही। दोस्तों, पूर्ण परमात्मा का संविधान रूपी 5वां वेद और परमात्मा से परिचित संतों की वाणी बताती है कि इस संसार का राजा काल है। इसे पवित्र बाइबल और कुरान शरीफ में शैतान की उपाधि दी गई है। इस शैतान रूपी काल को प्रतिदिन 1 लाख मानवों को खाने का श्राप लगा हुआ है। अपनी भूख मिटाने व जीवों को यहाँ उलझाए रखने के लिए ये शैतान मनुष्यों के मन में लड़ाई झगड़े, मार कुटाई, खून खराबा, आतंकवाद, नकारात्मकता और युद्ध आदि की प्रेरणा बनता है, जिसके चलते इस काल लोक में सदा अशांति बनी रहती है। वर्तमान समय में इस शैतान काल से हमें केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही बचा सकते हैं, जो परमात्मा कबीर साहिब जी के ही अवतार हैं। वर्तमान समय के विषय में नॉस्ट्रेडमस, फ्लोरेंस वेजुलिटिन, एडरसन, प्रोफेसर हरार आदि विश्व के कई जाने माने भविष्य वक्ताओं ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि एक महापुरुष की विचारधारा इस पृथ्वी से हमेशा के लिए युद्ध को विदा कर देगी। वो महापुरुष और कोई नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी ही है, जिनके द्वारा संपूर्ण विश्व में स्थायी शांति स्थापित होगी और हमेशा के लिए युद्ध खत्म हो जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व को एकजुट होकर आपस में प्रेम से रहने की शिक्षा देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक स्वच्छ और निर्मल समाज तैयार किया जा रहा है। हमारा विश्व से अनुरोध है कि वो संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक ज्ञान को समझे और इस दुनिया से युद्ध को हमेशा के लिए विदा करने और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने में संत रामपाल जी महाराज जी का सहयोग दें। धन्यवाद।